देखिए, ये कहानी सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं है। ये कहानी है आस्था, इतिहास और राजनीति के उस बेहद जटिल ताने-बाने की, जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आइए, अयोध्या विवाद की गहराइयों में उतरते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा। आखिर 2.77 एकड़ जमीन का एक छोटा सा विवाद पूरे देश की किस्मत कैसे लिख सकता है? इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया थी, एक प्रोसेस था जिसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही ताने बाने को एक नया ही रूप दे दिया। और इस विवाद की जड़ें वो आज की नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं 5 सदियों की। 5 सदियों तक चला एक संघर्ष जो आगे चलकर भारत की सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉलिटिकली चार्ज्ड लीगल बैटल बन गया। और इसी ने हमारी न्याय व्यवस्था के सामने एक ऐसी चुनौती रखी जैसी शायद पहले कभी नहीं देखी गई थी। हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस पहली चिंगारी को ढूंढते हैं। ये वो दौर था जब ये मामला सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा था, राजनीति का अखाड़ा नहीं बना था। तो देखिए, इसकी नींव कैसे रखी गई। शुरुआत होती है 1528 से, जब बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई। कई सदियों तक मामला शांत सा रहा, लेकिन फिर 1853 में इस साइट को लेकर पहली बार हिंसा हुई, पहली रिकॉर्डेड झड़प। हालात इतने बिगड़े कि 1857 में ब्रिटिश प्रशासन को बीच बचाव करना पड़ा। उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी, एक तरफ अंदर का हिस्सा मुसलमानों के लिए और बाहर का आंगन हिंदुओं के लिए। और यही दीवार, जिसने उस वक्त 2 समुदायों को अलग किया था, आगे चलकर एक बहुत बड़े संघर्ष की वजह बन गई। इसके ठीक बाद 1885 में महंत रघुबर दास ने पहला कोर्ट केस फाइल किया, बाहरी आंगन में मंदिर बनाने की मांग को लेकर। अब अदालत की कार्यवाही में एक शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ, विवादित ढांचा या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। कानून की नज़र में ये न मस्जिद थी न मंदिर था, ये सिर्फ एक टर्म था, एक न्यूट्रल टर्म। ये कहने का एक तरीका था कि अदालत अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। और इस एक शब्द में ही इस पूरे केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो छुपी हुई थी। और फिर साल आया 1949। आज़ाद भारत में इस कहानी का ये पहला बड़ा मोड़ था। 22 दिसंबर की रात को अचानक से मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गईं। इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। शांति बनाए रखने के लिए साइट पर ताले लगा दिए गए। और इसके साथ ही जो एक स्थानीय विवाद था, वो अब एक राष्ट्रीय कानूनी पहेली बन चुका था, जिसका हल अदालत में ढूंढा जाना था। तो 1980 के दशक तक ये चिंगारी आप समझ लीजिए अदालत की फाइलों में दबी हुई थी। लेकिन फिर राजनीति ने इसमें ईंधन का काम किया और देखते ही देखते ये एक ऐसी आग बन गई जिसकी लपटें पूरे देश में फैलने वाली थीं। 80 का दशक वाकई तूफानी था। देखिए कैसे चीजें तेजी से बदलीं। 1984 में विहिप ने स्थल को मुक्त कराने के लिए एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू किया। फिर 2 साल बाद 1986 में अदालत ने स्थल पर लगे ताले खोलने का ऑर्डर दे दिया। और फिर आया 1989। भाजपा ने इस मुद्दे को फॉर्मल तरीके से अपने पार्टी मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया। और इसके ठीक बाद 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा शुरू की, जिसने इस मुद्दे को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। अब इस पूरी राजनीतिक लहर का असर वो सीधा सीधा चुनावी नतीजों पर दिखा। आप देखिए, 1984 के चुनाव में जिस पार्टी के सिर्फ 2 सीटें थीं, वही पार्टी 1989 के चुनाव में 85 सीट्स पर पहुंच गई। तो ये आंकड़े खुद ही बताते हैं कि राम मंदिर आंदोलन भाजपा के लिए कितना बड़ा पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पूरे आंदोलन का एंथम बन गया था। इसने आस्था को राजनीतिक संकल्प से जोड़ दिया, लाखों लोगों को एक आवाज दी और एक ऐसा संदेश भेजा जो पूरे देश में गूंज रहा था। तो जब राजनीति और आस्था का ज्वार इस हद तक बढ़ चुका था, तो टकराव होना लाजमी था। विवाद अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा था जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर आई वो तारीख, 6 दिसंबर 1992। सुप्रीम कोर्ट को दिए गए सभी आश्वासन सब बेकार हो गए। हजारों कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, ये भारत के इतिहास का वो पल था जिसने आने वाले कल की दिशा ही बदल दी। इस घटना की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भारी थी। इस विध्वंस के बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे, जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया
और प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो गया। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और इसकी गूंज पाकिस्तान और बांग्लादेश तक सुनाई दी, जहां हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। और अब अदालत में सिर्फ जमीन का मामला नहीं था, उसके साथ साथ ढांचा गिराने का एक नया क्रिमिनल केस भी जुड़ गया था। ढांचा गिरने के बाद लड़ाई का मैदान एक बार फिर बदल गया। अब सारी नजरें अदालत पर थीं और यहां से शुरू हुआ एक लंबा, बेहद लंबा कानूनी सफर जो कई दशकों तक चलने वाला था। तो अदालत में मुख्य रूप से 3 पक्ष थे। पहला, रामलला विराजमान। इनका तर्क था कि यह स्थल दिव्य है, यह भगवान राम का जन्म स्थान है और मस्जिद से पहले यहाँ एक मंदिर था। दूसरा पक्ष था निर्मोही अखाड़ा। उनका कहना था कि वो सदियों से इस जगह की देखरेख करते आए हैं, पुजारी रहे हैं, इसलिए इसका प्रबंधन करने का अधिकार उनका है। और तीसरा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, जिनका दावा था कि मस्जिद बाबर ने खाली जमीन पर बनाई थी और सदियों से मुसलमान इसका इस्तेमाल करते आए हैं। अब अदालत के सामने सबूतों का एक पहाड़ था जिसे खंगालना था। इनमें सबसे अहम थी 2003 की ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक मस्जिद के नीचे एक बड़े नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर होने के सबूत मिले। इसके अलावा पुराने यूरोपियन यात्रियों के ट्रैवल नोट्स थे, जिनमें स्थल पर हिंदू पूजा का जिक्र था। गवाहों के बयान कि जन्मस्थान का आखिर सही स्थान कौन सा है, और सबसे बड़ा सवाल, कब्जा किसका था, किस समुदाय ने लगातार वहां पूजा अर्चना जारी रखी। इन सभी पहलुओं पर गौर किया गया। फिर साल आया 2010। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने 2.77 एकड़ की साइट को तीनों पक्षों के बीच 3 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन यह एक ऐसा फैसला था जिससे कोई भी पक्ष पूरी तरह से सहमत नहीं था, और इसलिए इस कहानी का आखिरी अध्याय अब सुप्रीम कोर्ट में लिखा जाना बाकी था। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और उसके बाद क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को 4 मुख्य स्तंभों पर टिकाया। पहला, ASI रिपोर्ट। अदालत ने ASI की इस फाइंडिंग को स्वीकार किया कि नीचे एक स्ट्रक्चर मौजूद था, जिससे यह दावा कमजोर हो गया कि मस्जिद खाली जमीन पर बनी थी। दूसरा, पुराने यात्रियों के नोट्स। इन ऐतिहासिक अकाउंट्स को इस बात का सबूत माना गया कि हिंदू वहां लंबे समय से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तीसरा, अदालत ने यह भी नोट किया कि हिंदुओं ने स्थल पर पूजा करना कभी बंद नहीं किया, उनकी उपस्थिति लगातार बनी रही। और चौथा और आखिरी, टाइटल सूट। अंत में अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ये साबित नहीं कर सका कि स्थल पर उनका एक्सक्लूसिव यानी एकमात्र और निर्बाध कब्जा था। तो आखिरी फैसला क्या हुआ, देखिए। पूरी 2.77 एकड़ की विवादित भूमि रामलला विराजमान को दी गई और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही एक दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन दी गई। तो इस फैसले ने पूरी 2.77 एकड़ जमीन मंदिर निर्माण के लिए दे दी और साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि इसके प्रबंधन के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए। इस ऐतिहासिक फैसले की एक बात काफी अनोखी है। ये एक यूनैनिमस फैसला था, मतलब 5 जजेस सहमत थे। लेकिन इसे लिखा किसने, इस फैसले के मुख्य लेखक कौन थे, इसका खुलासा कभी नहीं किया गया। ये एक सर्वसम्मत लेकिन गुमनाम फैसला था। तो कानून ने जमीन का फैसला तो कर दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। जब सदियों पुराने किसी विवाद को कानून से सुलझाया जाता है, तो क्या वो उन सामाजिक दरारों को भी भर पाता है जो उसने पैदा की थी? इस सवाल का जवाब शायद वक्त ही देगा।